आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायोड के बारे में कि डायोड काम कैसे करता है। पर दोस्तों, डायोड का वर्किंग समझने से पहले हम जान लेते हैं कि डायोड होता क्या है। डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो करंट को बस एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है और इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। तो डायोड कुछ इस तरह से दिखता है, जैसा कि आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। और इसके दो टर्मिनल है, एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके पास एक सिल्वर स्ट्रिप दिया होता है जिससे हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं। और दोस्तों, जितने भी सर्किट डायग्राम होते हैं उसमें डायोड को कुछ इस तरह के एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। आज मोस्टली जितने भी डायोड यूज़ होते हैं वो सिलिकॉन से बनते हैं और उसके अलावा गैलियम और जर्मेनियम का भी यूज़ किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम सिलिकॉन से बनने वाली डायोड के बारे में बात करेंगे। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, मतलब कि ये एक ही समय पर कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह एक्ट करता है। और जब इसमें करंट फ्लो होता है तो उसे ये आधा ही फ्लो होने देता है और बाकी आधे करंट को ये रेजिस्ट करता है। पर डायोड बनाने के लिए प्योर सिलिकॉन में कुछ इम्प्योरिटी से ऐड की जाती है, जैसे कि एल्यूमिनियम और फॉस्फोरस। दोस्तों, जब सिलिकॉन में इम्प्योरिटी के तौर पर एल्यूमिनियम मिलाया जाता है तब पी जंक्शन बनता है, और जब इम्प्योरिटी के तौर पर फॉस्फोरस मिलाया जाता है तब वो एन जंक्शन बनता है। और इस इम्प्योरिटी मिलाने की प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि सिलिकॉन में पॉजिटिव डोपिंग करने के लिए एल्यूमिनियम और नेगेटिव डोपिंग करने के लिए फॉस्फोरस मिलाया जाता है। पर यही दो एलिमेंट क्यों, ये समझने से पहले हम एटम के बारे में ये चार चीज़ें समझ लेते हैं। यह चार चीज़ें हैं वैलेंस सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल सेल और कंडक्शन बैंड। दोस्तों, कोई भी एटम का आउटर मोस्ट सेल होता है उसे वैलेंस सेल कहा जाता है और बाकी अंदर के जितने भी सेल होते हैं उन्हें ऑर्बिटल सेल कहा जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एटम के जो आउटर मोस्ट सेल है वो है वैलेंस सेल और बाकी अंदर के जितने भी सेल है वो है ऑर्बिटल सेल्स। वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। दोस्तों, सिलिकॉन एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4, जबकि एल्यूमिनियम एटम में होती है 3 और फॉस्फोरस के एटम में होती है 5। और एटम के बारे में चौथी चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड की वजह से हम पता लगा सकते हैं कि मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर पाएगा या नहीं। कंडक्शन बैंड एक और सेल होता है, इसे आप एक प्रकार की बाउंड्री भी समझ सकते हैं। ये कंडक्टर में वैलेंस सेल के साथ ओवरलैप होता है, यानी कि ये वैलेंस सेल के काफ़ी पास में ही होता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड तक पहुंचाता है तो वो इसकी बाउंड्री पार करके दूसरे एटम में चला जाता है, जबकि इंसुलेटर में ये बैंड वैलेंस सेल से काफ़ी दूर होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन इसकी बाउंड्री के पार नहीं जा सकते और इसी वजह से इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती। सेमीकंडक्टर मटेरियल में यह कंडक्शन बैंड ना तो बहुत ही पास होता है और ना ही बहुत दूर होता है। जब हम सेमीकंडक्टर मटेरियल को पावर सप्लाई करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड की बाउंड्री को पार करने में सफल हो जाते हैं और वो दूसरे एटम में चले जाते हैं, जिससे इसमें आधा करंट फ्लो होता है और बाकी आधा करंट फ्लो नहीं हो पाता। सिलिकॉन में जब डोपिंग करने के बाद पी और एन जंक्शन बनते हैं, उन दोनों को जॉइन कर दिया जाता है, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, पी टाइप डोपिंग करने के लिए एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है, जिससे सिलिकॉन एटम के बीच में कई जगह पे एल्यूमिनियम एटम इंसर्ट हो जाते हैं और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। पी टाइप डोप में एल्यूमिनियम ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, उसका रीज़न ये है कि एल्यूमिनियम एटम के वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि सिलिकॉन के वैलेंस सेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब इससे होता यह है कि कई सारी जगह पे सिलिकॉन एटम के बीच में ये जो एल्यूमिनियम एटम इंसर्ट किए हुए हैं उनके पास एक शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, जिससे वहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है। और एन टाइप डोप में फॉस्फोरस ही क्यों इस्तेमाल होता है, इसका रीज़न ये है कि फॉस्फोरस एटम के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
जबकि सिलिकॉन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कि कई सारी जगह पे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जो फ्रीली मूव करता रहता है। तो अब एन जंक्शन में इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जबकि पी जंक्शन में इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी कम थी। पी टाइप डॉप में इलेक्ट्रॉन की काफ़ी कम मात्रा होने से वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि एन टाइप डॉप में इलेक्ट्रॉन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होने से वो नेगेटिव चार्ज होता है। अब इससे दोस्तों होता ये है कि यहाँ पर ये जो पी और एन जंक्शन जॉइंट होते हैं वहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की ओर मूव हो जाते हैं, और जबकि कुछ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव हो जाते हैं। इन्हीं कुछ चार्जेस के मूव हो जाने से एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है, जिससे बाकी के और चार्ज एक दूसरे की ओर मूव नहीं कर पाते। यहाँ पर ये जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हुआ है उसकी वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट, और उससे आप एक प्रकार का गैप भी मान सकते हैं। और इस पोटेंशियल बैरियर को डिप्लीशन रीजन कहा जाता है। जब हम डायोड के नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तब डिप्लीशन रीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं और जिससे करंट फ्लो होने लगता है, जिसे हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। और जब हम पावर सप्लाई को रिवर्स करते हैं, यानी कि डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को पावर सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से और डायोड के नेगेटिव टर्मिनल को पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तब पी डोपिंग वाले पॉजिटिव चार्ज पावर सप्लाई के नेगेटिव चार्ज की ओर मूव करते हैं और एन डोपिंग वाले नेगेटिव चार्ज पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं, जिससे डिप्लीशन रीजन के बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, जिसे हम रिवर्स बायस कहते हैं। पर दोस्तों डायोड कुछ लिमिट तक ही रिवर्स बायस में करंट को फ्लो होने से रोक सकता है। अगर पावर सप्लाई डायोड की कैपेसिटी से ज़्यादा सप्लाई किया जाता है तब कई सारे केस में डायोड फेल हो जाता है और इससे रिवर्स बायस में भी करंट फ्लो होने लगता है, जिससे हमारी सर्किट को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको डायोड का प्रैक्टिकली यूज़ दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक सिंपल डीसी मोटर को पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है और इसका रेड टर्मिनल पॉजिटिव से और ब्लैक टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। और अभी जहाँ पर फैन की जो मूवमेंट है वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और दोस्तों जब मैं पावर सप्लाई को रिवर्स करता हूँ, यानी कि ब्लैक को पॉजिटिव से और रेड को नेगेटिव से कनेक्ट करता हूँ, तो फैन की डायरेक्शन हो जाती है काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अभी दोस्तों मैंने पावर सप्लाई और मोटर के बीच में एक डायोड कनेक्ट कर दिया है और अभी फैन रोटेट हो रहा है, यानी कि ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट है। और जब मैं पावर सप्लाई को रिवर्स करता हूँ तो फैन रोटेट नहीं हो पाता, क्योंकि जैसा कि आपने देखा रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन के बीच में गैप ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे पावर सप्लाई कट हो जाता है और करंट आगे बहना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा वीडियो ख़त्म होता है और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। और आपको वीडियो में अगर कुछ भी समझ आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और जय हिंद।